इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस जीके क्लास में हम कवर कर रहे हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ और इंडिपेंडेंस तक पूरा इसको पढ़ेंगे। मतलब एक पूरी टाइमलाइन आपको पढ़नी है कि कब से लेके कब तक, क्योंकि पहले वाली क्लास में आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख लिया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई में कि कैसे इंडिया कितना लड़ रहा था, किससे आज़ादी लेने के लिए, किससे, ब्रिटिशर्स से। बट जो वाला रिवॉल्ट था 1857 का रिवॉल्ट था, वो क्या हो गया, वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो उसके बाद से ऑफिशियली क्या हो जाता है, ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हो जाता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन वही लिखी है, ब्रिटिश रूल ऑफिशियली बिगिन इन 1858 आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल। कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ उसके बाद से ब्रिटिश रूल क्या हो गया, ऑफिशियली क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है 1858, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी पहले ही आ चुके थे हमारे इंडिया में, बट उन्होंने रूल करना उतने अच्छे तरीके से शुरू नहीं किया था। थोड़ा रूल किया, थोड़ा रूल करने के बाद 1857 का रिवॉल्ट हो गया जिसमें इंडिया हार गई, जिसमें इंडिया ने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, अच्छे से लड़ नहीं पाई, तो वो हार जाते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिशर्स के पास क्या आ जाती है, ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस और पावर उनके पास आ जाती है, तो वो ऑफिशियली क्या कर देते हैं, रूल करना शुरू कर देते हैं इंडियंस पर। तो पहली लाइन का मतलब तो क्लियर हो गया होगा कि क्या लिखा है कि ब्रिटिश रूल जो है वो ऑफिशियली शुरू हो जाता है कौन से सन में, इन द ईयर ऑफ 1858 आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी है, द ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया टू कंट्रोल फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC हम पढ़ते हैं उस वाली कंपनी से क्या कर लिया, जो ब्रिटिश क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने क्या ले लिया था, कंट्रोल यहाँ से ले लिया, कंट्रोल ले लिया था अपने पास। कौन से ईयर में, इन 1876 क्वीन विक्टोरिया वॉज गिवन द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल भी क्वीन विक्टोरिया को ही मिला हुआ है, ये बहुत ध्यान से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया टिल 15 अगस्त 1947 तक रूल किया। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम डिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंस से पहले तक ब्रिटिशर्स का रूल चला। यहाँ पे लिखा है बर्मा नाउ म्यांमार वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था म्यांमार। इन 1886 मोर एरिया वॉज एडेड, और 1886 के अंदर जो इसका काफ़ी ज़्यादा एरिया भी इसमें ऐड हो चुका था। ये एक लाइन यहाँ लिखी है। In 1937 it became a separate colony, मतलब 1937 के अंदर ये क्या बन गई, एक सेपरेट एक कॉलोनी यहाँ पर ये बन जाती है फिर, and got independence in the 1948। तो 1948 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है किसको, म्यांमार को। ये यहाँ पे इनके बारे में लिखा है। And now in Yemen was also under British India। In 1937 it became a separate colony। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर गिवन है कि जो 3 to 4 पॉइंट्स हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन लाइन्स के, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया कैसे आए थे उनके बारे में लिखा है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC वॉज फॉर्म इन 1600 फॉर ट्रेडिंग। किसके लिए बनी थी, ट्रेडिंग करने के लिए बनी थी, ट्रेड करने के लिए बनी थी, और कब बनी थी, 1600 में। इन 1611 द फर्स्ट फैक्ट्री वॉज मेड इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम के अंदर ये वाली जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ये बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, कब, 1611 में। तो ऑलमोस्ट 1600 से ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इंडिया के अंदर और वो अपनी ट्रेडिंग को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेटर फैक्ट्रीज वर मेड इन सूरत, मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई एंड कोलकाता। कोलकाता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाद में फर्स्ट फैक्ट्री जो बनी वो याद रखना कहाँ पे बनी और कौन से ईयर में बनी, और उसके बाद कौन कौन सी लोकेशंस पर और फैक्ट्रीज बनी किसकी, ब्रिटिशर्स की, वो भी आप याद रखना। ब्रिटिश डिफीटेड अदर फॉरेन ट्रेडर्स लाइक पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच। तो ये वाले जो ट्रेडर्स थे इनको क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दूसरे फॉरेन ट्रेडर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। इन द बैटल ऑफ स्वेली 1612 द ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्टुगीज नियर सूरत। तो सूरत के पास इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इस वाली बैटल के अंदर उनको डिफीट कर दिया था। अब यहाँ पे 3 के नेम गिवन है, एक तो बैटल ऑफ प्लेसी, एक तो गिवन है बैटल ऑफ स्वेली, एक गिवन है बैटल ऑफ प्लेसी और एक गिवन है बैटल ऑफ बक्सर। इन तीनों के लिए आप नेम और ईयर ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया किसको,
नवाब ऑफ बंगाल एंड गॉट कंट्रोल ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, और जो बंगाल का पूरा कंट्रोल था वो भी अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर, जो कब हुई थी 1757 में जो हुई थी। उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पर, ये हुई थी 1764 में। ब्रिटिश डिफीटेड अ ग्रुप ऑफ इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर्स को क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था। तो ये 3 बैटल्स के नेम गिवन है और इन तीनों बैटल के सन गिवन है। ये वाला पार्ट ज़्यादा नहीं, तो बस इतना पार्ट ध्यान रखना, इतना लर्न करोगे तो भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट फुल कंट्रोल। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पूरा फुल कंट्रोल कैसे मिला, मतलब ये तो हमने समझ लिया कि अच्छा ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने ऑफिशियली अपना रूल स्टार्ट कर दिया, ऑफिशियली अपना रूल बिगिन कर दिया, बट उनको सरकार का पूरा कंट्रोल कैसे मिला वो यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड लॉ, ये आपने देख लिया, बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर हमने देख लिया, और यहाँ पे अगेन 1857 का रिवॉल्ट भी देख लिया जो उस टाइम पे वहाँ पे चल रहा था। अब आते हैं मेजर एक्ट एंड पॉलिसीज पर। सबसे फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी डेट है, ये याद रखना कौन सा एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है। अब यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के आपके पास एक्ट्स आएंगे, जो एक्ट्स यहाँ पर रन हुए थे ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट अपनी लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड इन कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो चुकी थी वहाँ पे गवर्नमेंट एंड लॉज के लिए। सब्सिडरी अलायंसेस 1798 में बाय लॉर्ड वेस्ली, इंडियन किंग्स हैड टू कीप ब्रिटिश आर्मी इन देयर स्टेट। मतलब जो इंडियन किंग्स थे, सारे इंडियन जो राजा थे, उनको क्या करना था, उनको अपने ब्रिटिश आर्मी को क्या रखना था, स्टेट के अंदर ही रखना था। और दे हैड टू पे मनी एंड लॉस देयर फ्रीडम। अगर वो चीज़ नहीं करते तो उनको उनकी फ्रीडम चली जा रही थी वैसे भी, और उन्हें टैक्सेस और मनी तो पे करनी थी, किसको, इंडियंस को पे करनी थी। तो ये तो था किसके अंदर, सब्सिडरी अलायंसेस के अंदर, इसको ध्यान रखना। सब्सिडरी अलायंसेस 1798 एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो चुकी थी कोलकाता में, जो यहाँ पे मेन लाइन लिखी होगी। फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। अब ये वाले जो था, इंडियन किंग्स हैड टू कीप ब्रिटिश आर्मी, जो ये वाले रूल था, ये वाला फर्स्ट किसने एक्सेप्ट किया था, बाय निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले रूल को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए, उसके बाद अब सारा गवर्नमेंट रिलेटेड ही है तो कुछ और एक्ट्स हैं। चार्टर एक्ट 1793, ब्रिटिश ऑफिसर्स गॉट सैलरी फ्रॉम इंडियन मनी। 1813 एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना। 1833 full end of trade monopoly. 1853 started open exam to select civil servant jobs. उसके बाद ये तो हो गए चार्टर एक्ट्स के अंदर, मतलब कुछ ऐसे अलग अलग एक्ट्स यहाँ पे क्या करे गए, एक्ट्स को रन किया गया ताकि वो क्या कर सके, वो कंट्रोल ले सके किसका, पूरी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। उसके बाद फोर्थ आ गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पर 1848 बाय लॉर्ड डलहौसी की ये वाली पॉलिसी थी, कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की। इफ अ किंग हैज नो रियल सन, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी किंग के पास उसका रियल का सन नहीं है, रियल बेटे नहीं है, द ब्रिटिश वो टेक ओवर द स्टेट। तो ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे, उनकी पूरी प्रॉपर्टी और उनका पूरा स्टेट क्या ले लेंगे, वो खुद ले लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट किंगडम टेकन, सतारा वॉज द फर्स्ट किंगडम जो इन्होंने इस वाली पॉलिसी से क्या कर दिया था, ले लिया था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स याद रखना, 1848 बाय लॉर्ड डलहौसी। और यहाँ पे ये इफ किंग हैड नो रियल सन द ब्रिटिश वुड टेक ओवर द स्टेट। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिवन है 1858, फिर अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1939, देन अगेन है यहाँ पर, और एक बार अगेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो चार अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग अलग सन्स, अलग अलग ईयर में हुए, इन चारों को ध्यान रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको रिमूव कर दिया गया, उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया। पावर गिवन टू द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिशर्स के किंग और क्वीन थे उनको यहाँ पे पावर दे दी गई। क्रिएटेड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन। इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं, फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल्स के एक्ट आ गए 1861 और 1892 में, सिर्फ 1861 और 1892। 1861 फ्यू इंडियंस एडेड टू द लॉ मेकिंग काउंसिल्स। अब लॉ मेकिंग काउंसिल्स में कुछ इंडियंस को इंक्लूड करने लगे, कुछ इंडियंस को ऐड करने लगे। 1892 में नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज एंड दे कुड डिस्कस द बजट्स। 1892 में जो वाले मेंबर्स थे इनको बढ़ा दिया गया ताकि ये बजट्स वगैरह को और पॉलिसीज को डिस्कस कर सकें। देन आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑल्सो कॉल्ड मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। ये भी इसको बोला जाता है इंडियंस एडेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। इंडियंस को ऐड करने लगे किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर, मतलब जो लॉ मेकिंग सारी पॉलिसीज थी उसमें और ऐड करने लगे।
स्टार्टेड सेपरेट सीट्स फॉर हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम्स के लिए अलग क्या करने लगे, यहाँ पे सीट्स को सेपरेट करने लगे, जिसको हम कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहते हैं, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट्स के नाम से भी क्या जाना जाता है। फिर आते हैं आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो कॉल्ड दिस मोंटागो ट्रांसफॉर्म्ड रिफॉर्म, स्टार्टेड बाय कैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेज इसमें रह करते थे, मतलब लेजिस्लेचर्स के 2 हाउसेज यहाँ पे बनाने लगे, इसमें रहने लगे। डायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पे हेल्ड होने लगे, तो डायरेक्ट इलेक्शंस की पॉलिसी यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रोविंशनल स्टेट एंड सेंट्रल बजट्स वर सेपरेटेड, तो ये बजट रिलेटेड है पूरा, इसमें क्या हो रहा है, बजट्स यहाँ से प्रोविंशनल स्टेट्स में आ गए और जो सेंट्रल बजट्स थे वो अलग अलग सेपरेट होने लगे। तो ये आपका शुरू होता है कौन से एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगेन 1935 का है ये मोर पावर टू प्रोविंसेस टू मेक देयर ओन लॉज कॉल्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर इन्होंने क्या कर दी, पावर को कर दिया ज़्यादा, किसमें, प्रोविंसेस में, ताकि वो क्या कर सके, अपने खुद के लॉज क्रिएट कर सके, अपने खुद के लॉज बना सके, इसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नेम से भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को कंट्रोल लेने के लिए गवर्नमेंट का कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पर एक्ट्स को बनाया गया, कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पे लॉज लाए गए, ताकि वो पूरा जो कंट्रोल है इंडिया का, पूरी जो गवर्नमेंट वाला पावर है वो अपने हैंड में ले सके। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अभी तो आपने देख लिया कि कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए गवर्नमेंट पे कंट्रोल, अपना पूरा कंट्रोल लेने के लिए। अब ब्रिटिश रूल का, जो ब्रिटिश का पूरा रूल था उसका इंडिया पर इम्पैक्ट क्या था, एक कुछ है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और कुछ है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो किसी चीज़ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रेन्स और पोर्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फुली डेवलप और शुरू हो चुके थे। जैसे अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन होने शुरू हो गए थे, मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो गई थी। इंडियंस गॉट जॉब इन गवर्नमेंट, साइंस एंड लॉज, इनमें जॉब्स भी शुरू हो चुकी थी स्टूडेंट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ट्रेन और पोर्ट्स आ गए। ब्रिटिशर्स ने बिल्ड करे कुछ रेलवेज, रोड, ब्रिजेस विच हेल्प ट्रैवल एंड ट्रेड, जो कि ट्रैवल और ट्रेड में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो ये तो इसके पॉजिटिव अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो उसमें सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, इसको बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के रूल में। लॉज टू हेल्प वुमेन एंड दलित्स, और जो लॉज बनाए गए थे, जो लॉ कानून बनाए गए थे, उसमें दलित्स और वुमेन्स की भी क्या हो रही थी, हेल्प इसमें हो रही थी। न्यू जॉब्स इन सिविल सर्विसेज, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस वर क्रिएटेड, और जॉब्स भी क्रिएट होने लगी थी, ये भी एक फेयर डिसीजन था। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड इन इंडिया हु लेटर हेल्प इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये भी गिवन है कि मिडिल क्लास का भी यहाँ से राइज होना शुरू हो गया था, जिन्होंने फिर क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी फिर हेल्प यहाँ पे हुई थी। तो ये तो हो गई पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में तक मॉडर्न एजुकेशन का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना कि सारे जितने भी बदलाव हम देखते हैं वो सारे ही स्टार्ट हो चुके थे ब्रिटिशर्स के रूल से। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आते हैं डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज वर शट डाउन। जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी हैंडक्राफ्ट्स वाली, वो सब क्या हो गई थी, वो ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी थी। इंडिया फोर्स टू इम्पोर्ट द ब्रिटिश गुड्स, इंडिया को फोर्स करे थे इंडियन पीपल को, ताकि वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स खरीदें और ब्रिटिशर्स के गुड्स को क्या करें, यूज़ करें। यहाँ पे इंडिया फोर्स टू इम्पोर्ट द ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स में क्या करने लगे, इम्पोर्ट करने लगे, मतलब उनको कहने लगे कि आपको ये वाले गुड्स खरीदने हैं, तो ब्रिटिशर्स के गुड्स की क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद फेमाइन्स एंड पॉवर्टी की बात करते हैं तो मेनी पीपल डाइड ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से बहुत सारे पीपल की क्या होने लगी, वहाँ पे डेथ होने लगी। ब्रिटिश केयर्ड मोर अबाउट प्रॉफिट नॉट पीपल, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रॉफिट के बारे में क्या किया, ज़्यादा उन्होंने केयर करी, ना कि ज़्यादा लोगों की देखभाल के लिए। कल्चरल अटैक पे बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि देयर कल्चर वॉज बेटर देन इंडियन कल्चर। ब्रिटिशर्स का मानना था कि उनका जो वेस्टर्न वाला जो पोर्शन था, वेस्टर्न जो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, वो क्या है, वो ज़्यादा सही है, इंडियन कल्चर ज़्यादा सही नहीं है। मैनी इंडियन ट्रेडिशंस वर डिसरिस्पेक्टेड, इंडियन ट्रेडिशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट तरीके से होते हैं, तो ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है इंडियन मनी यूज इन द ब्रिटेन फॉर आर्मी, मतलब कि जो इंडियन मनी थी उसका यूज़ किस में हो रहा है, ब्रिटेन फॉर आर्मी ऑफिसर सैलरीज में इनका यूज़ हो रहा था। उसके बाद
रूरलाइजेशन की बात करते हैं तो पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन सिटीज में जो पीपल थे उनकी जॉब जा चुकी थी एंड वेंट बैक टू द विलेजेस फॉर फार्मिंग, मोर प्रेशर ऑन लैंड पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग गया था। पुअर फार्मर्स की बात करते हैं तो हाई टैक्सेस एंड ब्रिटिश लैंड रूलर्स रीओन पीजेंट्स, देन उसके बाद लैंड लॉर्ड्स और जमींदार की बात करते हैं तो डिड नॉट केयर अबाउट द फार्मर्स के बारे में क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको इतना नोट नहीं करना, बस ये एक ही लाइन इसमें नोट करनी है हमें। और उसके बाद आ जाते हैं हम फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल पर, जो कि कहाँ से आ जाता है, कब से शुरू हो रहा है, 1947 से। 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, 18 जुलाई 1947, और एक्शन में कब आया, 15 अगस्त 1947 को एक्शन में आ चुका था। उसके बाद दिस एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश का रूल यहीं पे खड़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है ब्रिटिशर्स का रूल। मेन रीजंस ब्रिटिशर्स लेफ्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट जो कि 1946 में प्लेस लेता है। इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। ब्रिटिश फियर्ड द लॉसिंग कंट्रोल। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 1945, ब्रिटिश बिकेम इकोनॉमिकली वीक। इकोनॉमिकली क्या हो गए, ब्रिटिशर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे किसको, कॉलोनीज को। वर्ल्ड प्रेशर, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, तो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट हो गए थे सारे पर्सन, सारे पीपल। तो ब्रिटिशर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी, जिससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का फॉल हो गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया। ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 कवर, कि हमारा जो पार्ट था जिसमें हमने ब्रिटिश रूल के बारे में समझा, वो ब्रिटिश रूल वाला पार्ट कवर हो चुका है। 1857 से लेके 1947 की जो टाइमलाइन थी, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमें करने हैं अपने एसएससी एग्जाम्स के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो वाला पार्ट आपका इसमें कवर हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे